मार्क रसल खुद को दोष देने लगता है। उससे लगता है अगर उसने मिलिट्री को ना उकसाया होता तो शायद गॉडजिला आज जिंदा होता। डॉक्टर सेरिज़ावा मार्क के पास आते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं, तुम गॉडजिला के दुश्मन समझते रहे, लेकिन वो हमेशा इस धरती को बचाने की कोशिश करता रहा। मार्क के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। इसी दौरान मोनार्क के सैटेलाइट्स एक और खौफनाक खबर भेजते हैं। किंग गिदोरा अब पूरी दुनिया में अल्फा कॉल भेज रहा था। एक के बाद एक सोए हुए टाइटन्स जागना शुरू कर देते हैं। कहीं बर्फ टूट रही होती है, कहीं पहाड़ हिल रहे होते हैं और कहीं जंगले के अंदर अजीम मखलूक बाहर निकल रही होती है। अब सिर्फ एक या दो मॉन्स्टर्स का खतरा नहीं था, पूरा प्लेनेट टाइटन से भरने लगा था। रोडान भी गिदोरा के सामने अपना सर झुका देता है। अब वो गिदोरा का हुक्म मानता है। डॉक्टर चेन पुराने नक्शों और रिवायतों का मुताला करती है। उन्हें पता चलता है मॉन्स्टर जीरो का असल नाम किंग गिदोरा है और वो इस धरती का मखलूक ही नहीं, ये एक एलियन टाइटन है जो अर्थ को अपनी दुनिया की तरह बनाना चाहता है। इसी वक्त मोनार्क के बर्म्यूडा आउटपोस्ट से एक इमरजेंसी सिग्नल आता है। सब बाहर की तरफ भागते हैं। दूर आसमान में एक चमकता हुआ नूर नजर आता है। जैसे जैसे वो करीब आता है, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये मोथरा अब वो लार्वा नहीं रही थी। उसके रंग बिरंगे पर सूरज की रोशनी में चमक रहे होते हैं। वो यूएसएस आर्गो के ऊपर चक्कर लगाती है और फिर सीधा समुंदर की तरफ उड़ने लगती है। डॉक्टर चेन कहती है, मोथरा हमें कहीं ले जाना चाहती है। सेरिज़ावा फौरन फैसला करते हैं, उसका पीछा करो। कुछ घंटों बाद मोनार्क की न्यूक्लियर सबमरीन मोथरा का पीछा करते हुए समुंदर की गहराइयों में उतरती है। जितना नीचे जाते हैं उतना ही ज्यादा रेडिएशन बढ़ता जाता है। आखिरकार सबमरीन एक पुराने शहर के पास रुक जाती है। ये शहर हजारों साल पुराना था। इमारतें, मूर्तियां और पुराने मंदिर सब समुंदर के नीचे सलामत पड़े होते हैं। डॉक्टर सेरिज़ावा धीरे से कहते हैं, ये गॉडजिला का पुरखों का घर है। सबमरीन के कैमरास अंदर की तस्वीर भेजते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। गॉडजिला जिंदा था, लेकिन बहुत बुरी तरह जख्मी। वो एक पुराने मंदिर के अंदर बिल्कुल बेहरकत पड़ा होता है। डॉक्टर स्टैंटन कैलकुलेशंस करता है, फिर कहता है, अगर हम कुछ ना करें तो गॉडजिला को ठीक होने में सालों लग जाएंगे, लेकिन दुनिया के पास इतना वक्त नहीं था। सेरिज़ावा गहरी सांस लेते हैं, फिर वो न्यूक्लियर वॉरहेड की तरफ देखते हैं। उनके जहन में एक ही प्लान होता है, हम इसके करीब एक न्यूक्लियर ब्लास्ट करेंगे। रेडिएशन गॉडजिला को ताकत दे देगी। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन एक मसला था। शहर के अंदर रेडिएशन इतनी ज्यादा होती है कि वॉरहेड को दूर से एक्टिवेट करना मुमकिन नहीं था। इसी एक इंसान को खुद अंदर जाना पड़ेगा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद डॉक्टर सेरिज़ावा मुस्कुराते हैं। मैं जाऊंगा। मार्क फौरन मना करता है, नहीं, ये सुसाइड है। सेरिज़ावा मार्क के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, कभी कभी दुनिया को बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। उनकी आंखों में ना डर था ना अफसोस, सिर्फ सुकून था। सेरिज़ावा वॉरहेड लेकर गॉडजिला के करीब पहुंचते हैं। गॉडजिला धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। एक लम्हे के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। सेरिज़ावा अपना हाथ गॉडजिला के चेहरे पर रखते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, गुड बाय ओल्ड फ्रेंड। वो वॉरहेड एक्टिवेट कर देते हैं। सब लोग सबमरीन से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही लम्हों बाद समुंदर की गहराइयों में एक जबरदस्त न्यूक्लियर धमाका होता है। पुराना शहर रोशनी में डूब जाता है। डॉक्टर सेरिज़ावा उसी धमाके के साथ हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन उसी रोशनी के दरमियान गॉडजिला की आंखें दोबारा खुल जाती है और इस बार उसके जिस्म से पहले से भी ज्यादा नीली एटॉमिक एनर्जी निकल रही होती है। मॉन्स्टर किंग वापस आ चुका था। समुंदर की गहराइयों में डॉक्टर सेरिज़ावा की कुर्बानी रंग ला चुकी थी। गॉडजिला पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था, लेकिन यूएसएस आर्गो के अंदर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। सब जानते थे कि सेरिज़ावा अब कभी वापस नहीं आएंगे। मार्क रसल खामोशी से खिड़की के बाहर देख रहा होता है। उसके जहन में डॉक्टर सेरिज़ावा के आखिरी अल्फाज गूंज रहे होते हैं, गुड बाय ओल्ड फ्रेंड। उस लम्हे मार्क को पहली बार एहसास होता है कि गॉडजिला कभी इंसानियत का दुश्मन नहीं था, वो हमेशा इस धरती का मुहाफिज था। इसी दौरान किंग गिदोरा अब पूरी दुनिया का बादशाह बन चुका होता है।
वो आसमान में उड़ता हुआ एक जबरदस्त अल्फा कॉल निकलता है। उसकी दहक के साथ ही दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सोए हुए टाइटन्स जागना शुरू कर देते हैं। कहीं बर्फ टूट रही होती है, कहीं जंगल हिल रहे होते हैं और कहीं समुंदर की गहराइयों से अजीम मखलूक बाहर आ रही होती है। मोनार्क के सैटेलाइट्स एक के बाद एक इमरजेंसी सिग्नल्स भेज रहे होते हैं। पूरा प्लेनेट तबाही की तरफ बढ़ रहा था। एलन जोना का बंकर अब भी बोस्टन के करीब होता है। एमा रसल टीवी स्क्रीन्स पर दुनिया भर की तबाही देख रही होती है। उसने सोचा था टाइटन्स धरती को बैलेंस करेंगे, लेकिन गिडोरा के कंट्रोल में वो हर चीज तबाह कर रहे थे। एमा धीरे से कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एलन जोना मुस्कुराता है। उसके लिए ये सब तबाही ही उसकी जीत थी। वो एमा की बात सुनने से इनकार कर देता है। अब एमा समझ चुकी थी कि गिडोरा को रोकना ही होगा। इसी बीच मैडिसन चुपके से ऑर्का डिवाइस उठा लेती है। वो किसी को बताए बगैर बंकर से निकल जाती है। एमा जब उसे ढूंढती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। मैडिसन बोस्टन के फेनवे पार्क पहुंच चुकी होती है। वहाँ वो स्टेडियम के स्पीकर्स के साथ ऑर्का को कनेक्ट करती है। एक बटन दबाते ही ऑर्का की फ्रीक्वेंसी पूरे शहर में गूंज उठती है। ये सिग्नल सारे टाइटन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। यूएसएस आर्गो के रेडार पर एक नया सिग्नल नजर आता है। डॉक्टर चेन फौरन कहती है, ये मैडिसन है। मार्क की सांसें रुक जाती हैं। मैडिसन बोस्टन में है। बिना वक्त जाया किए यूएसएस आर्गो पूरी रफ्तार से बोस्टन की तरफ उड़ने लगता है। मिलिट्री भी अपनी पूरी फोर्स के साथ बोस्टन का रुख करती है। सबको पता था कि अब आखिरी जंग शुरू होने वाली है। बोस्टन के आसमान में काले बादल छा जाते हैं। बिजलियां चमकने लगती है। गिडोरा ऑर्का की फ्रीक्वेंसी सुनकर सीधा फेनवे पार्क में उतरता है। उसके तीनों सर मैडिसन को ढूंढने लगते हैं। मैडिसन स्टेडियम के अंदर भाग रही होती है। हर कदम के साथ गिडोरा उसके और करीब आ रहा होता है। एक ग्रेविटी बीम उसके बिल्कुल पास गिरती है। पूरा स्टेडियम धमाके से हिल उठता है। मैडिसन किसी तरफ गिरती पड़ती बाहर निकलती है और फिर दूर समुंदर की तरफ से एक पुरानी दहाक गूंजती है। सब लोग रुक जाते हैं। एक अजीम साया धीरे धीरे बोस्टन की तरफ बढ़ता है। डॉक्टर स्टैंटन मुस्कुराकर कहता है, वो आ गया। गॉडजिला अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर था। उसके जिस्म से नीली एटॉमिक एनर्जी चमक रही होती है। हर कदम के साथ जमीन कांप रही होती है। गिडोरा गॉडजिला को देखकर जोर से दहाड़ता है और बिना किसी इंतजार के दोनों टाइटन्स एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। बोस्टन अब दुनिया की सबसे बड़ी टाइटन बैटल का मैदान बन चुका था। बोस्टन हर तरफ आग लगी हुई थी। इमारतें गिर रही थी। धुआं आसमान तक फैल चुका था और उस तबाह शहर के बीच एक नया गॉडजिला खड़ा था। ये पहले वाला गॉडजिला नहीं था। उसके पूरे जिस्म से लाल और नारंगी रोशनी निकल रही थी। हर सांस के साथ उसके डॉर्सल स्पाइक्स और भी ज्यादा चमकने लगते। डॉक्टर स्टैंटन धीरे से कहता है, ये थर्मोन्यूक्लियर गॉडजिला है। अगर इसकी ताकत इसी तरह बढ़ती रही तो कोई भी टाइटन इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। किंग गिडोरा पहली बार पीछे हटने लगता है, लेकिन वो हार मानता नहीं। वो आसमान में उड़ता है और पास की पावर स्टेशन की हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी अपने जिस्म में खींच लेता है। कुछ ही लम्हों में उसके पूरे जिस्म पर बिजली चमकने लगती है। अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। गिडोरा जोर से दहकता है और अपनी तीनों करदों से ग्रेविटी बीम्स चला देता है। नीली बिजली सीधी गॉडजिला से टकराती है, लेकिन इस बार गॉडजिला एक कदम भी पीछे नहीं हटता। गॉडजिला आहिस्ता आहिस्ता गिडोरा की तरफ चलना शुरू करता है। हर कदम के साथ सड़क पिघलने लगती है। कार्स आग पकड़ लेती है। इमारतों की दीवारें गर्म होकर टूटने लगती हैं। मार्क रसल हैरानी से देखता रहता है। उसे समझ आ जाता है कि मोथा की कुर्बानी बेकार नहीं गई। उसकी एनर्जी अब गॉडजिला के अंदर थी। गिडोरा एक और हमला करता है, मगर इस बार गॉडजिला अपने पूरे जिस्म से एक जबरदस्त थर्मोन्यूक्लियर पल्स छोड़ता है। एक लाल एनर्जी वेव हर तरफ फैल जाती है। जिस जगह से वो गुजरती है सब कुछ जलने लगता है। गिडोरा के बड़े बड़े पर आग पकड़ लेते हैं। वो जोर से चीखता है और पीछे की तरफ उछल जाता है, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। गिडोरा अपनी बची हुई ताकत जमा करता है और दोबारा गॉडजिला पर टूट पड़ता है। दोनों टाइटन्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं। पूरा बोस्टन एक और धमाके से हिल उठता है।
कोई भी इस जंग के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। गॉडजिला दूसरा थर्मोन्यूक्लियर पल्स छोड़ता है। इस बार गिदोरा की एक गर्दन जलकर खत्म हो जाती है, उसके पर भी टूटने लगते हैं। गिदोरा पहली बार दर्द से चीखता है, अब उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही थी। मैडिसन को गले लगा लेता है। दोनों दूर खड़े इस आखिरी जंग को देख रहे होते हैं। एमा की कुर्बानी और सेरिज़ावा की कुर्बानी दोनों उनके जहन में ताजा होती है। अगर उन्होंने ये फैसले ना किए होते तो शायद आज दुनिया बच ही ना पाती। गिदोरा आखिरी बार गॉडजिला पर हमला करता है, लेकिन गॉडजिला तीसरा और सबसे ताकतवर थर्मोन्यूक्लियर पल्स छोड़ देता है। एक इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा बोस्टन रोशनी से भर जाता है। जब धुआं हटता है तो गिदोरा का पूरा जिस्म राख बन चुका होता है, सिर्फ उसका एक सर जिंदा बचा होता है। गॉडजिला उस सर को अपने जबड़ों में पकड़ता है, फिर अपनी एटॉमिक ब्रेथ चलाता है और गिदोरा का आखिरी निशान भी हमेशा के लिए खत्म कर देता है। कुछ देर बाद पूरे शहर में खामोशी छा जाती है। धुआं धीरे धीरे कम होने लगता है। तभी दूर दूर से दूसरे टाइटन्स आना शुरू हो जाते हैं। रोडन, बेहेमोस, मेथुसेला और कई और टाइटन्स गॉडजिला के सामने आकर रुक जाते हैं। फिर एक एक करके सब टाइटन्स अपना सर झुका देते हैं। अब कोई शक नहीं था, गॉडजिला दोबारा किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स बन चुका है। माँ मैडिसन का हाथ पकड़कर मुस्कुराता है। मोनार्क की टीम सुकून की सांस लेती है। डॉक्टर सेरिज़ावा अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका यकीन सच साबित हुआ। गॉडजिला इंसानियत का दुश्मन नहीं बल्कि धरती का मुहाफिज था। कुछ हफ्तों बाद दुनिया धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। मोनार्क की रिपोर्ट्स बताती हैं कि टाइटन्स की मौजूदगी से कई तबाह इलाकों में कुदरत दोबारा जिंदा होने लगी है, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। एक और राज अभी बाकी था। मेक्सिको में एलन जोना के आदमी किंग घिदरो का कटा हुआ सर खरीद लेते हैं और इसी के साथ अगले मॉन्स्टरवर्स चैप्टर की बुनियाद रख दी जाती है।